गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। वेलकम टू द क्लास 9 साइंस। ये पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट के अंदर हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने जे थॉमसन्स मॉडल के बारे में देखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको समझने के लिए पिछले वीडियो को पार्ट 3 को ज़रूर देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, उन्होंने किस चीज़ की खोज करने के लिए एक्सपेरिमेंट को किया था। रदरफोर्ड क्या चाहते थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रदरफोर्ड चाहते थे कि वो जाने कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं एटम के अंदर वो पता करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। क्या डिजाइन किया? इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक पतली सी सोने की पन्नी ली, गोल्ड फॉइल को लिया, सोना गोल्ड किया ना, तो उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2 और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इसके न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है +2 +2। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया, हीलियम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो कितना होता है +2, और उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की, गोल्ड फॉइल को लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले। उसने क्यों सेलेक्ट किया था गोल्ड फॉइल को और अल्फा पार्टिकल को, वो देखते हैं। ही सेलेक्टेड द गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए चूज किया क्योंकि वो ऐसा चाहते थे, एक ऐसा एटम्स चाहते थे या ऐसी लेयर चाहते थे जो बहुत ही पतली हो और आसानी से उसके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया जा सके। तो सोना सबसे मोस्ट डक्टाइल एटम्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, तो मोस्ट डक्टाइल उनको पतली से पतली शीट के अंदर थिननेस शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया। ओके, अल्फा पार्टिकल को क्यों चूज किया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, जो इनके ऊपर +2 चार्ज होता है, ऐसे हीलियम्स आयन होते हैं ये। और since they have a mass of 4 unified mass, the fast moving alpha particle have a considerable amount of energy। और उनके ऊपर क्योंकि मास कितना होता है, 4 यूनिफाइड मास, काफ़ी मास होता है, जब वो फास्ट मूव करेंगे तो उनके अंदर भी काफ़ी एनर्जी से वो एटम्स को हिट करेंगे या गोल्ड फॉइल को हिट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को चूज किया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, अब उन्होंने क्या अंदाजा लगाया था कि अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड फॉइल। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जब अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल के ऊपर से जाएंगे तो वो उसके अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल, गोल्ड के एटम्स हैं, एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होएगा, मतलब अपनी स्ट्रेट लाइन की पाथ से वो डिफ्लेक्ट होके कहीं दूसरी तरफ या अदर डायरेक्शन में चला जाएगा, सीधा सीधा नहीं जाएगा। सिंस द अल्फा पार्टिकल, और उन्होंने क्या सोचा कि जो अल्फा पार्टिकल है काफ़ी भारी है, मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से काफ़ी भारी है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। उनको ये नहीं अंदाज़ा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखेंगे, उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन हुआ क्या, देखो इस एक्सपेरिमेंट के डायग्राम को देखना। ये हैं एटम्स, गोल्ड फॉइल दे रखी है, ये बड़ी सी गोल्ड फॉइल है। तो गोल्ड फॉइल के अंदर ये एटम्स अरेंज्ड हैं गोल्ड के। ओके, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे चले जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, ज़्यादातर खाली जगह है। और एटम्स के अंदर वैसा होता भी है,
न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर कुछ नहीं होता, एम्प्टी स्पेस ही रहता है। तो ज़्यादातर पार्टिकल इसलिए सीधे सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल है जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास से गुजरे। इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने से प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास में आते हैं तो वो दोनों आपस में रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का देते हैं, कभी अट्रैक्ट नहीं करते। अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, और क्या देखा उन्होंने देखा कि टोटल अल्फा पार्टिकल में से टोटल 12,000 अगर मैं वो बम्बार्डमेंट या 12,000 अल्फा पार्टिकल भेजे तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा होगा जो वापस से टकरा के अपनी ही दिशा में वापस हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, जिस तरफ गया है उसी तरफ वापस आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो डायरेक्टली सीधे न्यूक्लियस से टकरा के आएगा। तो न्यूक्लियस से टकराएगा तो वापस चला आएगा। इस तरह से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल के अंदर से सीधे सीधे चले गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए। ये न्यूक्लियस था उसके पास से ऐसे निकल गए, और कुछ इस तरीके से। ओके, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रिबाउंड। उनमें से टोटल 12,000 में से एक ऐसा एटम्स था, ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो वापस से लौट आया। ओके, इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने शब्दों में क्या बोला, उनके शब्द को देखते हैं। दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। उन्होंने बोला कि अगर ये रिजल्ट इस तरह का है, इस तरह का अविश्वसनीय है जिस पर विश्वास न किया जा सके, कि अगर आप 15 इंच का कोई गोला, 15 इंच का कोई गोला, तोप का गोला किसी टिश्यू पेपर के ऊपर दागते हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर डालते हैं, तो वह गोला वापस से टकरा के अपने आप पर आपको ही वापस चोट पहुंचाएगा उससे टकरा के आके। तो इस तरह का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है इसका। रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया? उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अपन नॉर्मल आमतौर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे देखें कि कोई लड़का है, उसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी रखी हुई है और वो किसी दीवार के ऊपर पत्थर मारता है, तो हर बार जब भी वो पत्थर मारेगा तो पत्थर से टकरा के दीवार से आवाज़ आएगी। लेकिन अगर किसी तार की एक फैंस है, वायर वाला तार, उसके अंदर से अगर वो पत्थर फेंकेगा तो वो पत्थर, ज़्यादातर पत्थर तो उसके अंदर से पास हो जाएंगे, कुछ ही पत्थर होंगे जो उससे टकराएंगे, तो आवाज़ हर बार नहीं आएगी। तो इस तरह के से जहाँ पर होलो स्पेस होता है वहाँ से तो सीधे निकल जाते हैं। तो इस पे बेस्ड उन्होंने क्या लगाया, इस रीजनिंग पे बेस्ड उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर जो एटम के अंदर का स्पेस है वो खाली जगह है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of an atom occupies very little space. और कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थोड़े बहुत, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज है एटम का, जो प्रोटॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज किसी एक ही छोटे सी जगह में रहते हैं, वो हर जगह बिखरे हुए नहीं है। थॉमसन ने तो बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा स्फेयर होता है और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर या छोटी सी जगह के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है।
a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 डिग्री, और उनमें से बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ पर वापस लौट आए या 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। वो इंडिकेट करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी गोल्ड का या किसी एटम का, वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं या एक ही जगह पर समा के रहते हैं। सारे प्रोटॉन मिलके किसी एक जगह पर ही रहते हैं। वो पूरा का पूरा जगह पॉजिटिवली चार्ज रहती हैं और नेगेटिवली चार्ज शायद उसके अराउंड में चक्कर लगाता होगा। ओके, फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और उसको क्या बोला गया उन्होंने? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है उन्होंने कैलकुलेट करी, जो कि क्या थी? विच अबाउट 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। उन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम होती है 10⁻⁻10 उसका 10⁵ टाइम रेडियस होती है न्यूक्लियस की। अगर 5 को ऊपर भेज दे 10⁻⁻5 प्लस -10, तो टोटल हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ये होती है रेडियस ऑफ एटम। उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट की। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। और इस एक्सपेरिमेंट पे बेस रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल पेश किया जो इस तरह का था। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है। सेंटर के अंदर सारा चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, तो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और साथ ही साथ में रदरफोर्ड ने बताया कि सारा का सारा जो मास है एटम का वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी होती है एटम की साइज से। ओके, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1871 में और 1937 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। वो स्प्रिंग ग्रोव नाम की जगह पर पैदा हुए थे 30 अगस्त 1871 के अंदर। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। और उनका रेडियो एक्टिविटी पर जो वर्क था वो फेमस था। रेडियो एक्टिविटी पर वर्क कौन सा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई एटम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो सकता है, इस एटम को छोड़ के जा सकता है। लेकिन जब न्यूक्लियस ही टूट जाए और उसके अंदर से प्रोटॉन बाहर निकल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। कुछ ही एटम है जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, तो वो एटम्स अपने न्यूक्लियस को तोड़ के छोटे वाले एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो एटम्स में कन्वर्ट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस of an atoms with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in the chemistry 1908. उनको 1908 के अंदर नोबेल प्राइज मिला और उनका वर्क जो फेमस था वो न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस की जो खोज थी और रेडियो एक्टिविटी थी। ओके, थैंक यू ऑल।